नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टर दिवाकर राव पर। तो उम्मीद करता हूं सब बच्चे अच्छे होंगे और पिछला वीडियो से आप लोगों को जो है बहुत लाभ मिला होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, काफ़ी जो है आप लोग कमेंट अच्छा से किए हैं, बहुत सारे बच्चे जो है उसमें अपना आंसर भी दिए हुए हैं। तो इसको देख करके मैं मोटिवेट हुआ हूँ कि आप लोग के लिए अगले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन कराना चाहिए। तो चलिए सब कुछ जुड़ जाइए, ठीक है। और अब हम लोग जो है लेसन 4 तक हम सब पढ़ चुके थे। लेसन 4 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग ये रिवीजन कर चुके थे। और लेसन 5 से हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 5 का नाम है नागरी लिपि। क्या नाम है? नागरी लिपि। ये क्या है? एक निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध। चलिए शुरू करते हैं। नागरी लिपि पाठ कौन सी विद्या है? ये पूछा जाएगा कि नागरी लिपि जो है कौन सी विद्या है, तो आपको बताना है निबंध। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है गुणाकर मूले हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। इनका जन्म जो है 1935 ईस्वी में अमरावली महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1935 ईस्वी में अमरावली महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और शायद इनका देहांत जो है बच्चे 2009 में ही हुआ। इनका देहांत 2009 में हो गया था। इनके बारे में जाना जाए तो इनकी रचना है जैसे खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और इतिहास, विज्ञान का इतिहास, ये सब इनकी रचना है। किनका? गुणाकर मूले का। ठीक है। और इनकी जो है ये लगभग 2500 से अधिक लेख हैं और 30 पुस्तकों का इनका प्रकाशन हो चुका है। ठीक है। 2500 इनके लेख कितने हैं? 2500 से अधिक। और इनके जो 30 किताब हैं वो प्रकाशित हो चुके हैं। फिर पूछेगा बच्चों कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो गुणाकर मूले की। फिर पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किनकी रचना है? तो ये रचना किनकी है? गुणाकर मूले की रचना है। ठीक है। और जो है मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, ये सब जो रचना है बच्चे, ये गुणाकर मूले की रचना है। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन आता है बाबू इस चैप्टर से कि देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देवनागरी लिपि के शुरुआत लेख जो है, प्रारंभिक लेख जो है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण भारत से। इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत से। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस भाषा में बोली जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस भाषा में बोली जाती हैं? तो देवनागरी लिपि। किस लिपि में बोली जाती है? देवनागरी लिपि में बोली जाती है। ठीक है। जिसको आंसर याद होगा बच्चे वो कमेंट करते रहें। कमेंट करना जो है छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो है मेरे को मोटिवेशन का काम करता है बच्चे। आप कमेंट करेंगे। फिर पूछा जाएगा कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो शरहपाद की। दोहा कोश किसकी रचना है? शरहपाद की है। फिर पूछा जाएगा बच्चे कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तब का आंसर क्या होना चाहिए? संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषाएं कहाँ की है बाबू? दक्षिण भारत की हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। आप लोग साउथ मूवी देखते होगे ना, वो जो आप लोग मूवी देखते हो सब हिंदी डबिंग होता है, लेकिन वो लोग तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ये सब मूवी रहता है जो साउथ मूवी रहता है। ठीक है। हिंदी के कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि जो है शरहपाद को कहा जाता है, हिंदी के आदि कवि। नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? नागरी लिपि का लेख 9वीं सदी से मिलने लगे थे। ठीक है। जो नागरी लिपि है इसका लेख कब से मिलने लगा? 9वीं सदी से। भारत में वेतमा दान पत्र किस समय का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। भारत में बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। कितनी ईस्वी का है? 1020 ईस्वी। विजयनगर के शासक के लेख किस लिपि में है? तो नंदी नागरी लिपि में। किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में। ये सब जो आप लोग को सब बताया गया क्वेश्चन बाबू, नोट्स के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से आप सभी को बताया गया होगा। करीब कितने वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने हैं? करीब कितने वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने? तो 2 सदी पहले। इसका आंसर क्या होगा बाबू? 2 सदी पहले। केरल के शासकों ने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया है? केरल के जो शासक हैं
उन्होंने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया? तो वीर केरलस्य, क्या लिखवाया है? वीर केरलस्य, मतलब केरल के वीर। अगला लेसन है बाबू बहादुर। आप सब पढ़े होंगे क्योंकि ये जो बहुत जो है एग्जाम के माध्यम से इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है बाबू। बहादुर, तो बहादुर क्या है आप सब लोग बताएंगे? कविता है, कहानी है, निबंध है ना, या उसको बोला जा सकता है कि एकांकी है? ये आप सब बताएंगे बहादुर क्या है। और इनके लेखक का नाम आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहादुर कौन सी विद्या है, और ये कहानी है, कविता है, क्या है, और इसके लेखक का नाम क्या है, आप लोग जरूर बताएंगे। और जो बहादुर कहानी के लेखक हैं उनका जन्म जो है जुलाई महीने में 1925 ईस्वी में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश। और इनका जो है आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अमरकांत है ना, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किस कहानी को डिप्टी कलेक्ट्री से पुरस्कृत किया गया था? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किस कहानी के लेखक को डिप्टी कलेक्ट्री से पुरस्कृत किया गया था? तो ये जो है इनको ही पुरस्कृत किया गया था, अमरकांत को ही पुरस्कृत किया गया था। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? अमरकांत के। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सभी इनका इंपॉर्टेंट रचना है बाबू। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब अमरकांत की रचना है। लेखक का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि लेखक का परिचय हिंदी में खास करके लेखक का बुक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का जन्म स्थान, ये सब पूछता रहता है। और ये आप लोग जरूर याद रख लेंगे, आपके बुक में जितने भी कंटेंट में चैप्टर हैं, जितने भी पाठ हैं, चाहे वो गद्य में हो या वो पद्य में हो, उस पाठ के लेखक का नाम, कवि का नाम जरूर आप लोग याद रखेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। या इंग्लिश के लिए भी ये चीज़ है, और हिंदी के लिए भी, इंग्लिश में भी आपको डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बाबू। जो लैंग्वेज होता है उसमें लेखक का नाम, कवि का नाम और उनका जो लेख है उसका नाम जरूर पूछता है। फिर क्वेश्चन है कि लेखक के लड़के का नाम क्या था? इस कहानी में लेखक के लड़के का नाम क्या था? तो किशोर। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? तो निर्मला। बहादुर ने किसे पीटा था? तो भैंस को। बहादुर ने किसे पीटा था? भैंस को। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई थी? माँ के पास। बहादुर से मार खाकर भैंस कहाँ भागी आई थी? तो माँ के पास आई थी। बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था? तो 2 रुपये। बहादुर अपने घर से 2 रुपये लेकर भागा था बाबू। अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुप गया? झाड़ियों में। अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुप गया था? झाड़ियों में। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक के साला ने। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक के साला ने। बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? नौकर। बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? नौकर। और इसका उम्र कितना था? लगभग 12 वर्ष। उम्र कितना था? लगभग 12 वर्ष। बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? वो चुपचाप कोने में खड़ा हो गया था। बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया था? चुपचाप कोने में खड़ा हो गया था। बहादुर पर रिश्तेदार ने कौन सा इल्जाम लगाया? चोरी का। बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर लेखक को क्या कहता था? बाबूजी। बहादुर लेखक को क्या कहता था? बाबूजी। आप लोग एक स्वर्ग मूवी देखे होंगे गोविंदा का और राजेश खन्ना का, ठीक है, उसमें भी गोविंदा जो है नौकर का रोल किए हुए हैं, और वो राजेश खन्ना को जो है बाबूजी बाबूजी करके ही बुलाते हैं, ठीक है। तो लगभग वैसे ही कहानी है, उन पे भी चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है मूवी में। उनको भी उनके भाई लोग जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा करके घर से निकाल देते हैं, जबकि पता चलता है कि चोरी उन्होंने ही किया था, ठीक है, और इल्ज़ाम उस पर लगा दिया था नौकर पे। बहादुर के हाथ से क्या गिरकर टूट गया था? सिलबट्टा। बहादुर कहाँ से क्या गिरकर टूटा था? सिलबट्टा। बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला ने उसे पीटा? रोटी। बहादुर जब रोटी नहीं बनाया तो निर्मला ने उसे पीटा था बच्चे। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर, है ना। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? माँ की मार के कारण। बहादुर क्यों भागा था? माँ के मार के कारण। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर के जो पिताजी हैं बच्चे युद्ध में मारे गए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन। तो छुट्टी के दिन ही तो लोग आएंगे ना।
लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का लगभग, ये आप लोग को बताना है। अगला लेसन का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। क्या नाम है बच्चे? परंपरा का मूल्यांकन। आप लोग का भी मूल्यांकन होगा, बहुत जल्द मूल्यांकन होगा, ठीक है। आप लोग जो है घर पे कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 17 फरवरी को जो आपको पता चल जाएगा कि आप हिंदी का जो है कितना ऑब्जेक्टिव लगाए हुए हैं, कितना ऑब्जेक्टिव पकड़े हुए हैं। 100 में 50 बनाना है। ये आपको क्लास में भी सिखाया जा रहा था कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनना है। सारे क्वेश्चन बैंक आप लोग देख लिए होंगे, मॉडल सेट का रिविजन कर लिए होंगे। अब वो सब करने के बाद, पूरा करने के बाद आपको यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे ही आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये सब क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, या तो क्वेश्चन बैंक में, या तो असाइनमेंट में, या कहीं ना कहीं सब कुछ देखे होंगे। अब फिर भी जब आपका 100 में 50 नहीं बनता है तो भैया दिक्कत यहाँ है, ठीक है। एक बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना, आप कई बार टेस्ट दिए, मॉडल टेस्ट दिए, क्वेश्चन बैंक का सेट लगाए, बार बार आपका जो है 100 में 50 नहीं आ रहा है, तो अब ये जो है क्वेश्चन का दोष नहीं है, नहीं पढ़ाने वाला का दोष है। दोष किसका है? तो आप लोग का दोष है। इसको स्वीकार करना होगा कि मेरे में कमी है। अगर अभी भी चाहते हो, मौका है, अभी 4 से 5 दिन टाइम है, आप सभी लोग जो है ईमानदारी से पढ़ो। 100 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। हिंदी में भी 100, संस्कृत में भी 100, और उम्मीद है कि आप सभी विषय में जो है उसका 100% करेंगे। लेकिन हिंदी संस्कृत का आपको नंबर जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको शुरू से बता रहा हूँ मैं, नंबर कहाँ कटेगा, किस चीज़, कौन कौन से गलती करेंगे तो नंबर आपका कटेगा। उस सब गलतियों पर अगर काम कर लिए होगे तो बच्चे 100% में से 100% नंबर तुम्हारा है। टारगेट 100% का ही है, ये नहीं कि 100 में 85 ला देंगे, 90 ला देंगे, नहीं नहीं। 100 का तैयारी करोगे तो 85, 90, 95, 98, 99 तक भी आएगा, ठीक है ना। परंपरा का मूल्यांकन भी निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। ये जो है इसको लिखने वाले कौन है? आप लोग आंसर बताएंगे। कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, और इनका जन्म जो हुआ था उन्नाव उत्तर प्रदेश में उच्चगांव सानी में। उन्नाव जगह है, उत्तर प्रदेश में है, उच्चगांव सानी, ठीक है। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था, और कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक थे भाई? तो उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय के न होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे। फिर इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में भी अपना कमांड संभाला, और बेचारे इनका निधन हो गया। रामविलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 में दिल्ली में हो गया था। इनका निधन जो है 30 मई 2000 में दिल्ली में हो गया। निराला की साहित्य साधना किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा के किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो निराला की साहित्य साधना पर। निराला के साहित्य साधना पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनको हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है बच्चे। प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज इत्यादि के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा, ठीक है। आगे है कि आगे क्वेश्चन है कि परंपरा के ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। मतलब क्या है कि जो लकीर के फकीर नहीं होते हैं, जो बनाए गए रास्ते पे खुद नहीं चलते हैं, वो रास्ता अपना खुद बनाते हैं, ठीक है। जो क्रांतिकारी होते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। अब ये नहीं कि भेड़ बकरी की तरह जो है लगे हुए हैं, कोई रास्ता बना दिया उसके ऊपर गुजर रहे हैं, यूट्यूब से ज्ञान ले लिए है, कहीं से मोटिवेशनल ज्ञान ले लिए, या किसी टीचर का जा करके यही से वीवीआई क्वेश्चन आएगा वो सब पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्लास रेगुलर आ ही नहीं है, आज सोचेंगे कि जो है हम लकीर का फकीर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप ईमानदारी से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है ना। तो लकीर का फकीर नहीं बनना है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में आपको किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। कौन कितना तैयारी कर लिया, कितना छूट दिया है ना, कौन जो है 100 में 100 तैयारी कर लिया है, ऐसा कोई आपको बातचीत नहीं करनी किसी से। जब तक एग्ज़ाम नहीं देते हो तब तक आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तुम्हारा कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है। चुपचाप फोकस अपने एग्ज़ाम पे करना है, समझ में आया ना। तब जाकर के आपको परंपरा का ज्ञान होगा। आप लोग जानबे कर रहे हैं, आप सबको बताया जा रहा है, आप लोगों को पढ़ाया गया है। जारशाही कहाँ स्थित है? तो रूस में। जारशाही कहाँ स्थित है? रूस में। साहित्य के निर्णायक में निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। निर्णायक
जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न। थोड़ा तेजी से चला जाए बच्चे, क्योंकि जो है बहुत सारा चैप्टर अभी कवर करना है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक। कहाँ से कहाँ तक? 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता में। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को कहा जा सकता है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? मनुष्य और परिस्थिति का संबंध द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वात्मक है। ठीक है। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय जिनको जाता है वो रामविलास शर्मा है बच्चे। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने। सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? हिटलर ने। नाम ही हिटलर है इसका तो भाई। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य के नियामक नहीं है। सोवियत संघ को हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? महान राष्ट्रीय संग्राम। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते हैं? महान राष्ट्रीय संग्राम। अस्मिता का अर्थ क्या है? पहचान। अस्मिता का अर्थ क्या है? पहचान है। ठीक है। अगला लेसन है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये बच्चा क्या है? ये तो न तो निबंध है, न तो जो है यथांतर वीरता है, न तो ये कविता है, ये है साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इनके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था। कितने वर्ष के थे? ये भी क्वेश्चन बाबू पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया? तो ये 9.5 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 9.5 वर्ष के थे। और इनके चाचा का नाम क्या था? इनके चाचा का नाम था शंभू महाराज। इनके चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज। और इनके जो गुरु जी थे, इनके खुद पिताजी इनके गुरु थे। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज अपना जल किसे मानते थे? अम्मा को। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष। पंडित जब बिरजू महाराज को जब नाटक अकादमी में अवार्ड मिला था तो ये 27 वर्ष के थे। पंडित बिरजू महाराज खुद को किसके शागिर्द मानते थे? तब अपने पिताजी को। पंडित बिरजू महाराज को किसने गंडा बांधा था? पिताजी। पंडित बिरजू महाराज किसके प्रायः माने जाते हैं? नृत्य के प्रायः माने जाते हैं। इनको नृत्य के नाम से याद किया जाता है। पंडित बिरजू महाराज की नृत्य शैली कैसी थी? कथक। ये कौन सी शैली में नृत्य करते थे? कथक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस पीढ़ी में हुआ था? 7वीं पीढ़ी में। इनका जन्म लखनऊ के 7वीं पीढ़ी में हुआ था। बिरजू महाराज की बहन जो थी 3 थी। पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी? 8 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी? 8 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी? तो 15 वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष? 15 वर्ष। और छोटी वाली 8 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती लेकर कौन गए थे? तो कपिला जी। इनको कपिला जी संगीत भारती लेकर के गई थी। अगला है कि पंडित बिरजू महाराज ने अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ प्रोग्राम किया था? तो मैनीपुरी में। अंतिम बार इन्होंने मैनीपुरी जो है प्रोग्राम किया था। ठीक है। पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 13वीं करवाई थी? 2 प्रोग्राम। इन्होंने 2 प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 13वीं करवाई। पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम पर कितने रुपए कमाए थे? 500 रुपये। पंडित बिरजू महाराज जो है पंडित बिरजू महाराज को तालीम किसने दी थी? बाबूजी ने। पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक की तो हो ही गया है क्वेश्चन।
शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे चाचा जी, ये भी हो गया। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार का नाम क्या था? झुमक लाल। नेपाल में जो इनके रिश्तेदार थे उनका नाम क्या था? झुमक लाल। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? लखनऊ। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था तो डर के मारे बिरजू महाराज कहाँ चले गए थे? और उनके माता जी भी चली गई थी लखनऊ। ठीक है। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य। अगला पाठ का नाम है बच्चे 9 लेसन आ गया। अगला लेसन का नाम है आविनियो। क्या नाम है? आविनियो। जो कौन लिखे हैं? ललित शर्मा। आविनियो कौन लिखे हैं? ललित शर्मा। ठीक है, ललित शर्मा नहीं, सॉरी, ये ललित रचना है। आविनियो जो है ये कौन सी विद्या है? ललित रचना है। और इसके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी इसके लेखक हैं। और इनका जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। और आविनियो जो पाठ है ये ललित रचना है। क्या है ये? ललित रचना। और ये मूल निवासी जो थे मध्य प्रदेश के थे, एमपी के मूल निवासी थे। अशोक वाजपेयी के जो है माता निर्मला देवी और पिता परमानंद वाजपेयी थे। अशोक वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू की थी? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शुरू किया था। इन्होंने एमए दिल्ली से किया और लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियां इन्होंने प्रकाशित किया। एमए कहाँ से किया था? दिल्ली से। और लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियां इन्होंने प्रकाशित किया। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी के। तत्पुरुष, कहीं नहीं तो वहीं, थोड़ी सी जगह, ये सब रचना जो है इन्हीं की है, अशोक वाजपेयी की रचना है। आविनियो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में। कहाँ स्थित है आविनियो? दक्षिण फ्रांस में। ये क्या है? तो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। आविनियो क्या है? दक्षिण फ्रांस के एक मध्य युग के ईसाई मठ है। लेखक कितने वर्ष पहले आविनियो गए थे? तो 10 वर्ष पहले। लेखक जो है 10 वर्ष पहले आविनियो गए थे। लेखक आविनियो में कितने दिन रुके? तो 19 दिन। इन्होंने 19 दिन वहाँ पे ठहरा था। लेखक ने 19 दिन के प्रवास में आविनियो में कितनी कविताएं और गद्य लिखे हैं? तो 35 कविताएं और 27 गद्य। 35 कविताएं और 27 गद्य। फ्रांस का एक मुख्य कला केंद्र रहा है आविनियो। फ्रांस का एक जो मुख्य कला केंद्र कौन रहा है? आविनियो रहा है। रोन नदी की दूसरी ओर बसा एक छोटा सा शहर कौन था? तो विल्लनव। ठीक है, ये छोटा सा एक गांव था, शहर भी कह सकते हैं इसको। अशोक वाजपेयी आविनियो साथ ले गए थे। एगो हिंदी के टाइपराइटर ले गए थे, कुछ पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप लेकर के ये आविनियो घूमने गए थे। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक किसका धार्मिक उपयोग रहा है? ला सत्रुज का। किनका रहा है? ला सत्रुज का। ला सत्रुज क्या था? ईसाई मठ। पिकासो की कृति का नाम क्या है? मादा मोलेज द आविनियो। पिकासो का कृति का नाम क्या है? मादा मोलेज द आविनियो। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? आविनियो। रोन नदी के किनारे जो शहर बसा है वही आविनियो ही है। ठीक है। जारशाही कहाँ है? तो रूस में। आविनियो किस नदी पर है? तो रोन नदी पर है। ठीक है। अशोक वाजपेयी के नदी किनारे किसकी कविता याद आती है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल की कहानी जो है, कविता जो है इनको याद आती है। ठीक है। अगला लेसन बच्चे जो है मछली है। मछली एक कहानी है, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। मछली जो कहानी है इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। और इन्होंने जो है इनका जो है याद किया जाता है, इनका उपन्यास नौकर की कमीज इनका एक उपन्यास है। और विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे। विनोद कुमार शुक्ल कौन थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे ये। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय किसकी 2 प्रसिद्ध कहानियां हैं? पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय विनोद कुमार शुक्ल की प्रसिद्ध कहानियां हैं।
इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1997 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 ईस्वी में। मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो महाविद्यालय से। जो ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं मछली, ये महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया है, जो इन्होंने ही लिखा था, ठीक है ना। लेखक के घर मछली कौन खाता था? उसके पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ लाई थी? तो 3। पिताजी ने मछली कितनी लाई थी? 3। पिताजी द्वारा बाजार से लाई गई 3 मछलियों में कितनी मछली मरी थी? 1 मछली मर गई थी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? उसके मम्मी ने ही। मछली को कौन काट रहा था? भग्गू, ठीक है, मंगू या भग्गू शायद नाम है। मछली छूते हुए कौन हिचक रहा था? संतु। बच्चे मछली लेकर कहाँ घुस गए? पतली गली में। बच्चे के मन में मछली के प्रति क्या अभिलाषा थी? एक मछली को कुआं में छोड़कर बड़ा करने की। बच्चे जो थे उनके मन में थी कि मछली को जो है कुआं में छोड़कर उनको बड़ा कर देंगे। किसने कहा था मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती? दीदी ने। किसने कहा था मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती? दीदी ने। मछली कहानी में दीदी का प्रेमी कौन था? नरेन। मछली कहानी में दीदी का प्रेमी नरेन था। पिताजी ने भग्गू से किसके हाथ तोड़ने के लिए कहा? नरेन का, ठीक है। अरे अरे कहता हुआ संतु के पीछे कौन भागा? भग्गू। मोहरा नदी शहर से कितनी मील है? ये 3 मील थी। घर में कौन हल्की हल्की सिसकियाँ ले रही थी? दीदी। पूरे घर में कैसे गंदा रही थी मछली? अच्छा, गंध। पूरे घर में कैसी गंध आ रही थी? तो मछलियों की। पूरे घर में कैसी गंध आ रही थी? तो मछलियों की गंध आ रही थी। बनेगा मछली तो चिकन का गंध तो आएगा नहीं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का। मिडिल क्लास के घर लोगों में ही, मिडिल क्लास फैमिली में ही ऐसा चीज़ होता है बच्चे। खरीदे गए मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी? तो 2 गो। पिताजी किससे नाराज थे? तो नरेंद्र से। संतु किस कहानी का पात्र है? मछली। परिवार के किस सदस्य ने मछली जैसे समानता दिखाई पड़ी? दीदी। परिवार के किस सदस्य ने मछली जैसे समानता दिखाई पड़ी? मैंने किसको दिखाई पड़ी थी? तो दीदी को। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? शुक्ला जी की ही है। और मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में छोड़ने के लिए। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे खड़ा हुआ था, ठीक है। और बच्चे देखो क्या है, और 2 लेसन है, 2 लेसन है, इसको कंप्लीट करा जाए। अगला लेसन है नौबत खाने में इबादत। ऐसे 2 लेसन मतलब नहीं है, अभी गद्य बचा हुआ है, पद्य बचा हुआ है। गद्य 12 लेसन तक है, 10 लेसन हम लोग कवर कर चुके हैं, और 2 लेसन नौबत खाने में इबादत और शिक्षा और संस्कृति, इसको कवर कर लेते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग पूरा पद्य को खत्म कर देंगे, ठीक है। नौबत खाने में इबादत ये व्यक्ति चित्र है। ये क्या है? व्यक्ति चित्र। और इसके जो है लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, और इनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आप लोग ज़्यादातर देखेंगे बच्चे कवि और लेखक उत्तर प्रदेश बिहार में ही मिलते हैं, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक हैं नौबत खाने में इबादत के, और ये व्यक्ति चित्र है। 1977 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। यतीन्द्र मिश्र हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। यतीन्द्र मिश्र को जो है राजीव गांधी एकता पुरस्कार, राजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये बिहार के बच्चे थे, आप लोग के बगल में ही डुमरांव में इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? उस्ताद सल्लार हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सल्लार हुसैन। सुशिर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि किसे मिली थी? शहनाई को। सुशिर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि किसे मिली थी? शहनाई को। बिस्मिल्लाह खां समाज से क्या मांगते थे? मालिक एक सुर वक्त दें। मालिक एक सुर वक्त दें। नमाज में मांगा करते थे। बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा है? मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां से संबंधित मुस्लिम पर्व कौन है? मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां जब भी कहीं प्रोग्राम
करते तो किसकी ओर मुंह करके शहनाई बजाते थे? विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? बालाजी मंदिर और विश्वनाथ की मंदिर के दिशा की ओर उन्होंने मुंह करके अपनी शहनाई हमेशा बजाया करते थे। संस्कृति की पाठशाला है काशी। संस्कृति की पाठशाला कहाँ है? काशी। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को मिल चुका है क्या? भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के थे, पूरक थे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिस्मिल्लाह खां और बाबा विश्वनाथ। कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर पर जगती है? काशी, आपके वही बनारस। कहाँ मरने पर भी मंगल माना जाता है? काशी में। किस व्यक्ति को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा गया है? बिस्मिल्लाह खां को नवाजा गया है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो इनके बारे में चर्चा और ये बिस्मिल्लाह खां ही होंगे। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, है ना। इबादत मतलब उपासना। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से है। फटा सुर न बक से लुंगियों का क्या, आज फटी तो कल सिल जाएगी। ये जो है किनका कथन था? बिस्मिल्लाह खां का, कि फटा सुर न बक से लुंगियों का क्या, आज फटी तो कल सिल जाएंगी। माने लुंगी फट जाएगी, वो तो सिल जाएगी बच्चे, लेकिन सुर फट गया तो उसको कैसे सिल पाओगे? इसलिए सुर इंपॉर्टेंट है, न कि उनका लुंगी इंपॉर्टेंट है, फटा है या नहीं फटा है। ठीक है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। कौन है? काशी है। नौबत खाने का अर्थ प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। नौबत खाने का मतलब जो एंट्री वाला द्वार है उसके ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान को ही नौबत खाना कहा जाता है। नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किनका व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है? माने इसमें केकर चर्चा भइल हुआ? तो बिस्मिल्लाह खां के। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कार है कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन, ठीक है, या अमीरुद्दीन। कमरुद्दीन या अमीरुद्दीन, इनका बचपन का नाम है। दोनों में से कोई एक बच्चे। ठीक बात है। अगला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पुराना बालाजी मंदिर। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म ही होने को है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पुराना बालाजी मंदिर। 500 वर्ष डुमरांव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ भाग गए थे भैया? काशी। शहनाई बजाने के लिए किसका उपयोग होता है? रीड नरकट का। किसका? रीड नरकट का। रसूलन बाई थी गायिका। रसूलन बाई क्या थी? गायिका थी। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाम हुसैन कहाँ के निवासी थे? तो यो डुमरांव के थे। जब ही डुमरांव के, तो वो डुमरांव के हैं। और अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिससे नाड़ी होती है को क्या कहते हैं? नाय। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? तो नाय कहते हैं। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यार जुल्लाहे के नाम से। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार के कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यार जुल्लाहे के नाम से। अब इस वीडियो में लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बाबू शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, इसका जो है ये क्या है? ये शिक्षा शास्त्र है। ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। इसके लेखक कौन है? बापू। लेखक कौन है? बापू, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका नाम आप लोग जानते होंगे, करमचंद गांधी है। इनके माता का नाम जानते होंगे, पुतलीबाई है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो पोरबंदर के आसपास से ही हुई थी। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब और कहाँ गए? 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में ये लंदन यूनिवर्सिटी में गए थे। महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे? तो 1893 से लेकर के 1914 तक। 1893 से लेकर के 1914 तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी थी? बापू की। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि किनकी रचना है? गांधी जी की। हरिजन, यंग इंडिया आदि किनकी पत्रिका है? गांधी जी की। इनकी मृत्यु कब भई? 30 जनवरी 1938 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। गांधी जी की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? गांधी जी को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने क्या किया? कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। पहला अहिंसा का जो प्रयोग इन्होंने गांधी जी शुरुआत कर दी थे साउथ अफ्रीका में ही, ठीक ना।
महात्मा गांधी के अनुसार उदास हुआ बढ़िया शिक्षा क्या है? जो अहिंसक प्रतिरोध हो, जो अहिंसक प्रतिरोध हो, इनके अनुसार बढ़िया शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का मतलब है हृदय की शिक्षा। कौन चाहते थे कि सभी घरों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? गांधी जी यही चाहते थे कि सभी घरों की संस्कृति जो है संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किसने कहा था कि मेरे धर्म को आप कैद खाने में नहीं रख सकते, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है? गांधी जी कहते मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह ये पंक्ति जो है किस शीर्षक से लिया गया है? तो शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, तो बच्चे इस वीडियो में यही तक बातें होगी। लगभग पूरे गद्य खंड का टोटल ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव मैंने रिवीजन करा दिया। 1 से 4 लेसन तक, शायद 3 लेसन तक पिछले वीडियो में था, बाकी जो बचा था 12 लेसन तक इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।